दुनिया की फिक्र में कुछ इस कदर उलझे रहे हम कि खुद से ही बेखबर रह गए। महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा होता है कि अपने घर, परिवार और जीवन की जिम्मेदारियां निभाते निभाते कब उनका स्वास्थ्य पीछे छूट जाता है, इस बात का अंदाजा भी उन्हें नहीं होता। और कई बार न सिर्फ छोटी मोटी समस्याएं या बीमारियां, बल्कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी के लक्षण भी नजरअंदाज कर देती हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। कैंसर सर्विक्स यानी गर्भाशय के मुख या ग्रीवा का कैंसर महिलाओं में होने वाला एक प्रमुख कैंसर है। क्या आपको पता है कि एचपीवी टीकाकरण यानी एचपीवी वैक्सीनेशन से इसके खतरे को कम किया जा सकता है? कौन सी वो आयु है जिसमें एचपीवी का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए? कौन से वो कारक हैं जो कैंसर सर्विक्स के खतरे को बढ़ाते हैं? अगर नहीं तो आज का कार्यक्रम आपके लिए है, क्योंकि आज हम टोटल हेल्थ में आपको बताएंगे कैंसर सर्विक्स कितना बड़ा खतरा है महिलाओं के जीवन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, और कैसे इस खतरे को कम किया जा सकता है। नमस्कार, टोटल हेल्थ के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। एचपीवी एक ऐसा बड़ा कारण है जो प्रमुख कारक बनता है इस कैंसर के होने का। एचपीवी और कैंसर जो सर्विक्स में होता है उसके बीच में क्या संबंध है, किस तरह का प्रभाव होता है कैंसर सर्विक्स और एचपीवी में? क्या कैंसर सर्विक्स के संक्रमण को रोका जा सकता है? क्या यह संक्रमण एक से दूसरे में फैल सकता है? यानी क्या सर्वाइकल कैंसर संक्रामक होता है और क्या सिर्फ बड़ी उम्र की या वृद्ध महिलाओं को ही होता है, या कम उम्र की महिलाओं में भी इसका खतरा हो सकता है? क्या सर्वाइकल कैंसर का खतरा सिर्फ उन महिलाओं को है जिनके परिवार में किसी को यह कैंसर है, यानी फैमिली हिस्ट्री होने पर ही क्या कैंसर सर्विक्स होने की संभावना होती है? ये हम जानेंगे विशेषज्ञों से। बहुत बार महिलाओं को माहवारी से संबंधित समस्याएं रहती हैं। अगर महिला को अनियमित माहवारी हो रही है तो क्या ये कैंसर सर्विक्स का लक्षण हो सकता है? ये आपको विशेषज्ञ बताएंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन सी स्क्रीनिंग या जांच कैंसर सर्विक्स के लिए उपयोगी है। पैप स्मीयर टेस्ट क्या होता है, कब से करवाना चाहिए और कितनी बार करवाना चाहिए, ये आपको बताएंगे विशेषज्ञ। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि एचपीवी वैक्सीन किस तरह से, किस उम्र से लगवानी चाहिए और इसकी कितनी डोजेज होती है, यानी एक बार, दो बार या कितनी बार इस वैक्सीन को लगवाना आवश्यक है, और कौन सी आयु है जिसे आइडियल एज माना जाता है एचपीवी वैक्सीनेशन के लिए। जब कैंसर हो जाता है तो कई तरह के इलाज के विकल्प हैं। इसमें सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है और कीमोथेरेपी है। इनमें से सटीक इलाज कौन सा है, या तीनों के मेलजोल से ही क्या इलाज की प्रक्रिया पूरी होती है? क्या इलाज किस तरह से होगा, यह कैंसर की स्टेजिंग पर निर्भर करता है? कौन से कारक हैं जिनसे विशेषज्ञ ये निर्धारित करते हैं कि कैंसर सर्विक्स का इलाज किस प्रकार से होना चाहिए? इलाज की बात करें तो कई तरह की नई तकनीकें आ गई हैं। आजकल बात हो रही है इम्यूनोथेरेपी की, आजकल बात हो रही है टारगेटेड थेरेपी की। तो जब बात होती है कैंसर सर्विक्स की, तो क्या इनके इलाज में भी इन नई तकनीकों का कुछ योगदान है? यदि हाँ, तो कौन सी वो अवस्था है जिसमें इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी का प्रयोग विशेषज्ञ करते हैं, ये हम समझेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि इलाज कितना लंबा चलता है। यदि एक बार इलाज हो जाता है तो फॉलोअप्स की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, और क्या ये कैंसर दोबारा लौट सकता है, यानी रेकरेंस की संभावना होती है या नहीं? आज का कार्यक्रम आपको देखना जरूर है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि क्या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से बचाव किया जा सकता है। यदि हाँ, तो क्या है उसका वो अचूक तरीका जिससे आप एचपीवी से अपना बचाव कर सकती हैं। सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे आज के टोटल हेल्थ के इस 1 घंटे के डिस्कशन में। जानकारी की शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट के साथ और ये समझ लेते हैं कि महिलाओं का प्रजनन तंत्र किस तरह से कार्य करता है और कितना बड़ा खतरा है कैंसर सर्विक्स महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। गर्भाशय के मुख या ग्रीवा का कैंसर यानी कैंसर सर्विक्स महिलाओं में होने वाला एक आम कैंसर है। अधिकतर मामलों में इसका कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का संक्रमण होता है। चिंता की बात यह है कि ये रोग धीरे धीरे बढ़ता है और शुरुआती अवस्था में इसके कोई लक्षण नजर नहीं आते।
गर्भाशय महिलाओं के प्रजनन तंत्र का भाग होता है। कैंसर गर्भाशय की अंदरूनी परत या गर्भाशय के मुख या ग्रीवा पर हो सकता है। यदि किसी महिला में ये कैंसर हो जाए तो इसका जल्द इलाज करवाना आवश्यक होता है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, जिससे कैंसर के लक्षणों की पहचान प्रारंभिक अवस्था में की जा सके। एचपीवी वायरस के संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। साथ ही कैंसर सर्विक्स के लिए महिला को समय समय पर जांच करवानी चाहिए। भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से प्रभावित होती हैं, लेकिन वास्तविकता में इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है, यानी इसकी संभावना को कम किया जा सकता है। कई ऐसे लक्षण हैं जो कैंसर सर्विक्स का संकेत हो सकते हैं। असामान्य रक्तस्राव, माहवारी के बीच में खून आना, संभोग के बाद रक्तस्राव, दुर्गंध युक्त सफेद पानी आना या पेट व कमर के निचले हिस्से में दर्द होना। इनमें से कोई भी या कोई अन्य असामान्य लक्षण हो तो तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। आवश्यक है कि कैंसर सर्विक्स के लक्षणों के प्रति सतर्क रहें। कैंसर सर्विक्स के विषय में जागरूकता और जानकारी इससे बचाव का उपयोगी और प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। महिलाओं के लिए एक बड़ा खतरा है कैंसर सर्विक्स, और जनवरी के माह को मनाया जाता है कैंसर सर्विक्स अवेयरनेस मंथ के रूप में। किस तरह से जानकारी और जागरूकता इस पूरी तस्वीर को बदल सकती है, खतरे को कम करने में सहायक हो सकती है, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। आज हम विशेषज्ञों से समझेंगे कैंसर सर्विक्स के बड़े खतरे के बारे में और कौन से वो कारक हैं जिन पर ध्यान दे के आप इसकी संभावना को कम कर सकते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलांचली सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कंट्री एम्बेसडर फॉर इंटरनेशनल पेपिलोमा वायरस सोसाइटी, मेंबर अर्ली करियर वर्किंग ग्रुप, इंटरनेशनल पेपिलोमा वायरस सोसाइटी गायनेकोलॉजिक oncology group, and she is working for cervical cancer awareness, Gates Foundation, ICMR, DBT, SERB, ESCO funded projects in oncology। बहुत स्वागत है डॉक्टर नीलांचली सिंह आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगी डॉक्टर अर्चना मिश्रा, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी फ्रॉम वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, with around 20 years of experience, and her areas of interest are gynecology and robotic surgery। बहुत स्वागत है डॉक्टर मिश्रा आपका। हमारे डिस्कशन में आज हैं हमारे साथ डॉक्टर अजय गोगिया, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर BRA इंस्टीट्यूट, रोटरी कैंसर हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली, with over 20 years of working and teaching experience. He has gained international exposure from Europe, USA and UK. He has been working in different projects with over more than 400 peer-reviewed journals in national and international oncology journals, well cited, over 1,000 citations, fellowship in Indian American Cancer Association, European Society of Medical Oncology. He has been honored with Dronacharya Award for his excellence, thrice Golden Award winner for teaching, patient care and research, and Best Researcher Award from Global Forum of Artificial Intelligence and Robotics। बहुत स्वागत है डॉक्टर अजय गोगिया आपका। जब महिलाओं के स्वास्थ्य की बात आती है तो ये जिम्मेदारी या भूमिका सिर्फ महिलाओं की नहीं है बल्कि पूरे परिवार, पूरे समाज की है। इसलिए हम सभी को जागरूक होना है, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो खतरे हैं उनको समझना है, और उसमें एक बड़ा नाम है सर्वाइकल कैंसर। किस तरह से इसकी जल्द पहचान हो सकती है और इसके खतरे को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न में ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझ लेते हैं कि कैंसर सर्विक्स महिलाओं के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। सबसे पहले डॉक्टर अजय गोगिया आपसे समझना चाहेंगे, कैंसर का जिक्र आता है तो बहुत सा डर और चिंता मन में हो जाती है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए और महिलाओं से जुड़े कैंसर्स को देखा जाए तो ये बात भी झूठ नहीं होगी या गलत नहीं होगी
कि एक बड़ा चिंता का विषय बनता है, क्योंकि महिलाओं में होने वाले कैंसर बहुत देर से सामने आते हैं। कैंसर सर्विक्स की बात करें तो जागरूकता और सतर्कता का कितना स्तर आप देखते हैं महिलाओं में, और एक अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देने वाली जो बात है कि मेरा स्वास्थ्य, मेरी सेहत भी महत्वपूर्ण है, किस तरह के बदलाव की आवश्यकता लगती है आपको? सबसे इम्पोर्टेंट ये हमें देखना है कि सर्वाइकल कैंसर इंडिया में कितना कॉमन है। सर्वाइकल कैंसर इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। जो ब्रेस्ट कैंसर के आपको करीब 14 लाख केस दिखते हैं, ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर के करीब 1 से 1.5 लाख केसेस होते हैं। और मोस्टली सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस होते हैं वो स्टेज 3 और 4, जैसे हमारे इंस्टीट्यूशनल डेटा भी है, अराउंड 50 to 60% स्टेज 3 या 4 में होते हैं, जिसमें सर्वाइवल इज़ वेरी डिस्मल। वेरी डिस्मल का मतलब है स्टेज 3 में आपका जो सर्वाइवल है वो 50% केसेस में आउटकम रहता है, जिसमें 5 ईयर सर्वाइवल इज़ 50%, और स्टेज 4 में 20% रहता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इतना सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है और मोस्टली स्टेज 3-4 में डिटेक्ट हो रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है उसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए, अर्ली प्रिवेंट किया जाए, ताकि हम इस स्टेज को माइग्रेट करके अपना जो सर्वाइवल है स्टेज 1 और 2 जो 80 to 90% है उसमें वो स्टेज माइग्रेट करें। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट रहता है हमेशा प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग का इस पूरे सिनेरियो में। जी, बहुत ही महत्व है कि स्क्रीनिंग की जाए और इस कैंसर के लक्षणों के विषय में जानकारी हो। डॉक्टर अर्चना, क्या वाकई महिलाएं उतना ध्यान दे रही हैं? आप जैसे विशेषज्ञ या गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंचती हैं, या उनको ये अंदाज़ा है कि कौन से वो लक्षण हैं जिनको असामान्य मानना है और एक विशेषज्ञ के पास जाना है? क्योंकि जब भी कोई लक्षण होते हैं, स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता या इरेगुलरिटीज़ होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उनको ये लगता है कि मिडिल एज है या बढ़ती उम्र है, तो शायद ऐसा होना सामान्य है। किरण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसमें जो खास लक्षण होता है, तो उसमें जो होता है मेनोपॉज से पहले जो महिलाएं आती हैं, अगर पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग हो रही है तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण है। या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि 2 माहवारी के बीच में भी कभी कभी ब्लीडिंग हो जा रही है, या इस तरह की कोई भी आपको लगता है बहुत ही फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, या इस तरह का कोई डिस्चार्ज है जो लगातार आपको आ रहा है और बार बार दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इस तरह का कोई भी लक्षण होता है। और अगर मेनोपॉज हो गया है, यानी कि रजोनिवृत्ति हो गई है, उसके बाद तो अगर किसी भी तरह की ब्लीडिंग होती है तो अस्पताल आना बिल्कुल आवश्यक है। और मतलब अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में 2.6% से भी कम महिलाएं हैं जो स्वयं अस्पताल जा कर के करती हैं कि हमें स्क्रीनिंग करवानी है सर्वाइकल कैंसर की। तो इस बारे में जागरूकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। महिलाओं को खुद ध्यान देना होगा कि हमें स्क्रीनिंग की आवश्यकता है, और पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि उन्हें जागरूकता दें और उन्हें समय दें कि वो अपनी स्क्रीनिंग करवा सकें अपने समय समय पे पैप स्मीयर से या HPV टेस्टिंग से, जो भी वो तरीका अपनाती हैं उससे टेस्टिंग करवा सकें। जी, और इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि खतरे को पहचाना जाए। तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर नीलांजलि, सर्वाइकल कैंसर की बात करें, कौन से वो कारक हैं जो इसके खतरे को बढ़ाते हैं, और अगर मोटे तौर पर परसेंटेज देखी जाए, कौन से ऐसे कारक हैं जिन पर हम कुछ कर सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं? जी, सर्वाइकल कैंसर का कारण 99% केसेस में एक वायरस है जो कि HPV वायरस है, उसके हाई रिस्क टाइप्स हैं। तो जो भी रिस्क फैक्टर्स HPV इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं वो सर्वाइकल कैंसर के कारण हो सकते हैं। तो HPV इन्फेक्शन ज़्यादा होगा अगर शरीर की इम्यूनिटी कम है। शरीर की इम्यूनिटी कम करने में कुछ बीमारियां हैं जो काम करती हैं, जैसे कि HIV इन्फेक्शन हो गया, और स्मोकिंग हो गई। जो महिलाएं स्मोक करती हैं उनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अर्ली एज पे सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट कर देना, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। कई प्रेगनेंसीज़ होना, ये भी एक रिस्क फैक्टर्स है। और मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होना, यानी कि कई रिलेशनशिप्स में रहना, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। तो इस तरीके से बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर के कारण हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसी महिला नहीं है कि जो इस बीमारी से इम्यून है, उसके अंदर ये रिस्क फैक्टर्स ना भी हों तो भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन, वायरस के इन्फेक्शन से होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हर महिला अपने आप को रिस्क फैक्टर्स हो ना हो टेस्ट ज़रूर कराए।
जी, बहुत महत्वपूर्ण संदेश। चाहे आपको लग रहा है कि आप हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं या नहीं, लेकिन आपको जांच अवश्य करवानी है, विशेषज्ञ के पास ज़रूर जाना है। डॉक्टर गोगिया, कैंसर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें फैमिलियल कोरिलेशन होता है कि परिवार में किसी को अगर एक प्रकार का कैंसर है तो उस फैमिली में कैंसर्स की संभावना बढ़ जाती है। क्या कैंसर सर्विक्स में भी इस तरह का कोई कोरिलेशन देखा गया है? जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात आती है तो ब्रेका जीन की हम लोग बात किया करते हैं। इस तरह का कोई रिस्क है कि अगर फैमिली में हो तो इसका खतरा ज़्यादा होगा या सिर्फ उन्हीं को खतरा होगा? तो फैमिली एसोसिएशंस रिलेटेड अगर कैंसर देखें तो 2-3 ही आते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर। बट ये देखा गया है सर्वाइकल कैंसर जिनको होता है उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कितना रिस्क है, बट डेफिनेटली रिस्क बढ़ जाता है। उसको कितना क्वांटिफाई करना है या कौन से जीन टेस्ट करने हैं अभी नहीं पता है, बट अभी डेफिनेटली यस सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कितने % है अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बट डेफिनेटली बढ़ जाता है। जी, किस तरह के लक्षण हो अगर डॉक्टर लीनांजलि, तो महिलाएं ये समझ लें कि ये सामान्य से कुछ अलग है और एक विशेषज्ञ को संपर्क ज़रूर करना है? यानी उनको लगता है कि अगर छोटी सी समस्या हो गई तो 2-4 दिन समस्या है, फिर नहीं है, तो वो कभी ना कभी जो है ध्यान से निकल जाता है या डॉक्टर के पास जाने के लिए कभी प्रायोरिटी नहीं होती है। किन बातों का रेगुलर चेक रखना चाहिए और कौन सी वो बातें हैं जो इस कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने में सहायक हो सकती हैं? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि महिलाएं ये समझें कि कब उनको डॉक्टर के पास जाना है। जैसे कि हम डॉक्टर रचना ने बताया कि पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग यानी कि संबंध रखने के बाद रक्तस्राव, यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण है जिसके बाद महिला को ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा बहुत लंबे समय से गंदा बदबूदार पानी जा रहा है और एंटीबायोटिक लेने के बावजूद भी ये परसिस्ट कर रहा है। इसके अलावा लंबे समय से नीचे दर्द हो रहा है, महीने में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जैसे कि महीना बार बार हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, महीने का कोई मंथली रिलेशन नहीं है, वो कभी भी हो जा रहा है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके क्या कोई अलावा स्पेसिफिक एज है जिसमें ये देखना होगा? क्योंकि जो मिडिल एज फीमेल होती हैं उनको लगता है कि अगर इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं या नियमित नहीं है माहवारी तो ये सामान्य माना जाता है कि एज भी बढ़ रही है तो शायद ये चिंता की बात नहीं होगी। एज जैसे जैसे बढ़ती है कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये एक वायरस से हो रहा है। तो वायरस इन्फेक्शन शुरू में प्री कैंसर करेगा, वो समय के साथ बढ़ते बढ़ते कैंसर में तब्दील हो जाता है। इसलिए ऐसा सोचना कि हम मेरी एज ज़्यादा है और अब महीना बंद होने की वजह से महीने में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, ये सही नहीं है। हो सकता है वो एक कारण हो, लेकिन उसको रूल आउट कराना, ये डॉक्टर के पास जाके समझ लेना कि नहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। जी, दूसरा, अगर आप एज की बात कहें तो आजकल अर्ली एज में भी कैंसर्स होने लगे हैं, इसलिए कोई भी एज ऐसा नहीं है। 22 साल की महिलाएं, 28 साल की महिलाएं भी हम देखने लगे हैं जो सर्वाइकल कैंसर के साथ आती हैं। तो इसलिए एज बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रह गया है, हालांकि ज़्यादा उम्र में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी, और इसीलिए अगर कोई भी असामान्य लक्षण है तो ये नहीं समझना है कि ये कैंसर जैसी समस्या किसी और को होगी। हो सकता है आपको ये समस्या ना हो, लेकिन आवश्यक है कि एक विशेषज्ञ के पास आप जाएं और जांच करके वो आपको ये बताएंगे कि आप सुरक्षित हैं। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जयदीप जी हैं उत्तराखंड से फोन लाइन पर। बहुत स्वागत जयदीप जी, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैम, सभी डॉक्टरों को मैम 3 प्रश्न है मेरे छोटे छोटे से, उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहता हूँ। मैम, मेरी बिटिया अभी 7 साल की है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कौन सर्वाइकल कैंसर ना होने के कौन कौन से हम वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं जी। और सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि मेरी मिसेज 32 इयर्स की है, उन्हें वैक्सीनेशन अब तक करवाया नहीं है पेरेंट्स ने, जो हमने भी नहीं करवाया जी। तो मेरे पास अगली ऑप्शंस क्या है? और एक मेरी मदर है, वो 68 इयर्स की हैं, उनका कोई वैक्सीनेशन और हमने चेकअप भी नहीं कराया, तो इसमें हम क्या क्या आगे फर्दर कर सकते हैं? तीनों मेरी बिटिया, मिसेज और मदर के बारे में थोड़ी जानकारी। बहुत धन्यवाद जयदीप जी ये सवाल पूछने के लिए। बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं जिनको बहुत लाभ होने वाला है। महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसमें तीनों एज ग्रुप्स कवर हो गए हैं। डॉक्टर अर्चना क्या कहना चाहेंगी? इनकी बिटिया की उम्र है 7 वर्ष, वैक्सीनेशन की एज क्या होनी चाहिए और कितनी वैक्सीनेशन करानी होगी? सबसे पहले बात
देखिए, इसके लिए HPV वैक्सीनेशन आपकी बिटिया के लिए है, लेकिन अभी वो 7 साल की है। सो 9 से 15 साल की उम्र सबसे अच्छी उम्र होती है, जिसमें कि इम्यूनोजेनिटी बहुत अच्छी होती है। अगर उस वक्त आप जो होता है HPV वैक्सीनेशन कराते हैं, उसमें केवल 2 डोज लगेंगे। यहाँ तक कि अब तो गाइडलाइन ये भी आ गई, अगर 1 डोज भी लगवाते हैं तो भी फ़ायदा मिलेगा। तो अपनी बिटिया को 9 से 15 वर्ष के आयु में ज़रूर से जो है HPV वैक्सीनेशन जो होता है करवा दीजिएगा। अभी हमारे भारत में जो अवेलेबल है, अभी भारत की खुद की बनी हुई वैक्सीन आ गई है जो सस्ती भी पड़ती है, सर्वावैक नाम से जो होता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। आप वो वैक्सीन भी लगवा सकते हैं, या फिर जो होता है गार्डासिल 9 या गार्डासिल 4 भी लगवा सकते हैं। आपकी जो पत्नी है वो 32 ईयर्स की हैं, अभी उन्हें वैक्सीनेशन से लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि 9 से 15 वर्ष की आयु में अगर जो होता है वैक्सीनेशन करवाया जाए, उतना लाभ उनको नहीं मिलेगा। उनको ज़रूरी है स्क्रीनिंग, तो उनको आप किसी भी अस्पताल में लेकर जाएं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो होता है अवेलेबल है सभी सरकारी अस्पतालों में। तो वहाँ पे जो भी सुविधा अवेलेबल होगी, अगर पैप्समियर अवेलेबल होगी तो हर 3-3 वर्ष में पैप्समियर करवाना होगा, LVC अवेलेबल होगी तो LVC करवाया जाएगा। अगर HPV टेस्टिंग पे वहाँ पे अवेलेबल है तो 5-5 वर्ष तक जो होता है, 5-5 वर्ष के इंटरवल पे HPV टेस्टिंग जो होता है करवाना है। सबसे अच्छा एज ग्रुप होता है 30 से लेकर के 50 वर्ष तक, लेकिन आपकी माता जी का क्योंकि एक भी चेकअप नहीं हुआ है तो कम से कम 1 चेकअप होना ज़रूरी है। हम कहते हैं कि अगर जो होता है 3 चेकअप नेगेटिव आते हैं तो हम 50 वर्ष के बाद रोक भी सकते हैं, या फिर 65 वर्ष के बाद रोक भी सकते हैं। लेकिन जिनका 1 चेकअप भी नहीं हुआ है उनके लिए आवश्यक है कि वो अस्पताल जाएं, कम से कम एक बार जो होता है, चाहे पैप्समियर से, चाहे LVC से, चाहे HPV टेस्टिंग से, और अगर कुछ नहीं है तो वाया नाम की एक सिरके की जांच होती है, उसके थ्रू जो होता है सर्विक्स का एक बार चेकअप हो जाए कि सर्विक्स जो होता है हेल्दी है, नॉर्मल है, उसमें कोई भी प्री कैंसरस लक्षण नहीं है या फिर कैंसर के कोई लक्षण नहीं है। तो तीनों आयु ग्रुप का मैंने आपको बता दिया कि किस किस एज में क्या चीज़ जो होता है वो इफेक्टिव होगी। और मान लीजिए डॉक्टर सिंह कि अगर किसी को 9 से 14 साल या 15 वर्ष की आयु में ये वैक्सीन नहीं लग पाई है तो कब तक लगवाई जा सकती है? ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि पहला सेक्सुअल एक्सपोजर जो हो उससे पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्या ये बात ठीक है? जी किरण जी, ये बात ठीक है कि वैक्सीनेशन अगर सेक्सुअल डेब्यू के पहले लगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इसका वेट करें कि अगर हो गया है सेक्सुअल डेब्यू तो नहीं लगा सकें। अगर हम गाइडलाइंस देखें तो 9 से 15 वर्ष सर्वोत्तम एज ग्रुप है जब हम वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा 15 वर्ष के बाद 26 वर्ष की उम्र तक इस एज ग्रुप में भी वैक्सीन ज़रूर लगाया जा सकता है। उसमें हम डोज जो 2 डोजेज़ दे रहे थे कम एज की लड़कियों में, अब हम 3 डोज दे सकते हैं, लेकिन अब रिड्यूस डोज भी आ गया है जिसमें कि बाद में भी 2 डोज भी काम करता है। इसके अलावा WHO ये भी कहता है कि अगर कोई महिला चाहे और अपना वैक्सीन लगवाना चाहे तो 45 वर्ष तक की उम्र तक महिला लगवा सकती है। हो सकता है उसमें इफेक्टिव कम हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो काम करे और हानि तो नहीं ही है। जी, तो इसका कुछ नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा ही है, आपकी सुरक्षा है। इसलिए एज ग्रुप चाहे कोई भी हो, अगर 9 से 15 वर्ष में वैक्सीन नहीं लग पाया है तो 45 वर्ष तक भी इसका वैक्सीनेशन आप देख सकते हैं। और साथ ही स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है, जैसा विशेषज्ञों ने कहा है कि स्क्रीनिंग से जल्द पहचान हो सकती है प्री कैंसरस स्टेज की, और जल्दी पकड़ने के बाद बहुत सारे इलाज के विकल्प होते हैं। तो विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि आगे की समस्याओं या जटिलताओं से बचाव कैसे किया जा सकता है। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं कैंसर सर्विक्स के खतरे के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए DD न्यूज़। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा गर्भाशय के मुख या ग्रीवा का कैंसर यानी कैंसर सर्विक्स, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। और जैसा विशेषज्ञों ने कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं तो कई बार लापरवाही का कारण बनती है, जिनकी वजह से जो पेशेंट है वो विशेषज्ञ के पास नहीं पहुंचते और फिर कैंसर की पहचान समय रहते नहीं हो पाती, जटिलताएं बढ़ जाती हैं। कुछ ऐसी ही धारणाओं की बात कर लेते हैं और विशेषज्ञों से समझ लेते हैं कि इनमें सच्चाई कितनी है। पहली बात जो बहुत सारी महिलाओं को ये बात लगती है कि कैंसर सर्विक्स सिर्फ वृद्धावस्था की महिलाओं को ही हो सकता है, यानी जिनकी उम्र बढ़ गई है सिर्फ उन्हें ही सर्वाइकल कैंसर की संभावना या खतरा हो सकता है। डॉक्टर नीलांजलि, कितनी सच्चाई है इस बात में? एज से अब कैंसर का इतना एसोसिएशन नहीं रह गया है। ऐसा ज़रूर है कि ज़्यादा एज की महिला में चांसेस ज़्यादा है, जैसा कि मैंने बताया कि इन्फेक्शन होने के बाद प्री कैंसर, कैंसर बनने में समय लगता है, लेकिन हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा एज की महिलाओं में ही कैंसर हो। कम एज की महिलाओं में भी कैंसर हो सकता है, स्पेशली अगर किसी की इम्यूनिटी कम है, जैसे कि HIV पॉजिटिव हो गया, स्मोकिंग करने वाली महिलाएं, इनमें इम्यूनिटी कम है, इसलिए जो इन्फेक्शन से लेकर के कैंसर बनने का स्टेज है वो बहुत जल्दी होता है और कम वर्ष की महिलाओं में भी कैंसर हो सकता है। दूसरी बात जो बहुत सी महिलाओं को लगती है कि HPV का टीकाकरण जो उन्हें सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रख सकता है, वो टीकाकरण सिर्फ उन्हीं के लिए आवश्यक है जिनकी सर्वाइकल कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है, यानी परिवार में अगर ये कैंसर है तभी HPV वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। डॉक्टर अर्चना, क्या कहना चाहेंगी? जी, ये बिल्कुल गलत बात है। HPV के लिए लगभग 80% लोग जो हैं वो 15 से 25 वर्ष की आयु में HPV का इन्फेक्शन होता है, लेकिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है जो उसे क्लियर कर देती है। लेकिन फिर भी 15 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि ये HPV इन्फेक्शन जो होता है वो परसिस्ट कर जाता है। तो परिवार के इतिहास से बहुत ही कम रिलेशनशिप इसका है। हर महिला इसके लिए प्रोन हो सकती है। किसी भी महिला को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मुझे क्यों होगा, मेरे तो इसमें कोई परिवार में इतिहास नहीं रहा है या फिर मैं स्मोक नहीं करती हूँ। या मैं कहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं 30 वर्ष की आयु के बाद हर एक को HPV टेस्टिंग या 25 वर्ष की आयु के बाद हर एक को पैप्समियर या LVC टेस्टिंग करवानी चाहिए। हर महिला प्रोन है सर्वाइकल कैंसर के लिए, सभी को स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। एंड HPV वैक्सीनेशन अगर आप दे सकते हैं अपनी बिटिया को तो इससे बड़ा गिफ्ट कोई और नहीं हो सकता। आपको ज़रूर से अपने बच्चों को, अपनी बिटिया को, कम से कम बिटिया को जो है HPV वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। एंड बड़ी उम्र के लोग भी, मतलब जो 45 वर्ष तक भी अगर पॉसिबल है, अगर आप लेना चाहते हैं, या फिर जिनको एक बार मालूम पड़ गया है कि प्री कैंसरस लीजन था, उसका उन्होंने जो है ट्रीटमेंट ले लिया है, वो भी इसको जो होता है HPV वैक्सीनेशन जो है वो ले सकते हैं। जी, तो फैमिली हिस्ट्री से कोई संबंध नहीं है। जो 9 से 15 आयु की महिलाएं हैं, युवतियां हैं, किशोरियां हैं, या उसके बाद भी 45 वर्ष तक, और वो जिनको किसी प्री कैंसर स्टेज में रही हैं या कुछ ऐसा लीजन आया है, उन सभी को ये वैक्सीनेशन अवश्य ही करवाना चाहिए। बहुत सारे कैंसर के इलाज के विकल्प हैं डॉक्टर अजय गोगिया, जिसमें जो नए थेरेपीज़ हैं, इम्यूनोथेरेपी की काफ़ी बात होती है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि क्या कैंसर सर्विक्स के इलाज में भी इम्यूनोथेरेपी को पहला विकल्प माना जाए, यानी अगर दूसरी जो मोडालिटीज़ हैं उनको रूल आउट कर दिया जाता है या उनको उपयोग नहीं किया जाता, इसे एज अ फर्स्ट ऑप्शन लिया जाए तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। क्या कहना चाहेंगे? इम्यूनोथेरेपी यूजली हम स्टेज 3 या स्टेज 4 में उसका मेनली यूज़ होता है। लाइक जैसे स्टेज 1 होता है जिसमें जो कैंसर होता है सर्विक्स एरिया में ही रहता है, तो उसमें प्राइमरी मॉडलिटी है आपकी सर्जरी। स्टेज 2 में वो पेल्विक एरिया या उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, तो उस
उस कंडीशन में इलाज है सर्जरी एंड रेडिएशन। जहाँ स्टेज 3 है जिसमें नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, पेल्विक वॉल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उस कंडीशन में स्टेज 3 में इम्यूनोथेरेपी का बहुत बड़ा बेनिफिट है। इज़ द ट्यून ऑफ सर्वाइवल एडवांटेज ऑफ ट्यून ऑफ 9%। जो कीमोथेरेपी के साथ देते हैं इम्यूनोथेरेपी, उसमें डेफिनेटली साथ रहता है, इफ़ेक्टिव रहता है, और उसमें रेडिएशन के साथ जब और देते हैं तो और इफ़ेक्टिव रहता है। तो ये पूरा ट्रीटमेंट अराउंड 9 मंथ चलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। एंड स्टेज 4 में क्योंकि उसमें सर्जिकल मेजर विकल्प नहीं रहता है, जिसमें रेक्टम इन्वॉल्व हो जाता है और कहीं फैल जाता है लंग्स या बोन्स के अंदर, तो उस केसेस में हमारे पास 3 या 4 विकल्प हैं। जैसे कीमोथेरेपी तो है ही, उसके साथ इम्यूनोथेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी हम तब देते हैं जब PD-L1 पॉजिटिव होता है, एक ट्यूमर मार्कर होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं इम्यूनोथेरेपी इस कंडीशन में इफेक्टिव होगी। अगर सपोज PD-L1 नेगेटिव है, किन कंडीशन में यूजली हमारा स्क्वेमस सेल में रहता है, तो उस कंडीशन में हम वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर भी लगा सकते हैं, जिसको बेवैसिजुमैब बोलते हैं। और कई कंडीशन में जब इनसे कंट्रोल नहीं आता है तो एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स और बाइस्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं, उससे भी हम चीज़ों को कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टेज पता होना चाहिए कि किस स्टेज में क्या मॉडलिटी यूज़ करनी है, किस में सर्जरी यूज़ करनी है, किस में रेडिएशन यूज़ करनी है, किस में कीमो रेडिएशन यूज़ करनी है, किस में कीमो रेडिएशन प्लस इम्यूनोथेरेपी यूज़ करनी है, या किस में कीमोथेरेपी प्लस इम्यूनोथेरेपी या एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट यूज़ करनी है। तो डिपेंड करता है कौन सी स्टेज है, कौन सा किस स्टेज का कैंसर है और हम क्या डील कर रहे हैं। जी, और बिल्कुल किस तरह से इलाज किया जाएगा, कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, ये विशेषज्ञ निर्धारित करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि समय से पहले या समय रहते एक विशेषज्ञ के पास आप पहुंच जाएं अगर आपको किसी भी तरह के असामान्य लक्षण हो रहे हैं। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, शरद हैं मुंबई से फोन लाइन पर। बहुत स्वागत शरद जी, पूछिए सवाल। जी डॉक्टर नमस्ते। मेरी वाइफ को वीवी प्रोडक्ट्स का केस था पहले बच्चे होने के बाद जी, और ब्लीडिंग जो होती थी 5 दिन से ज्यादा भी चलता था, 7 दिन 8 दिन चलता था, 9 दिन। तो यहाँ पे गायनिक एक्सपर्ट को दिखाया था मैंने जी। उन्होंने बोला था कि आप अपना निकाल दीजिए, नहीं तो कैंसर का चांस रहेगा। तो अब उसमें निकालने के लिए उन्होंने इंडोस्कोपी से ऑपरेशन करना शुरू किया था, बट यूरेथ्रा में, यूरिन के नलियों में, बाकी जगहों पे ये जो इंडोमेट्रोसिस का कॉम्प्लिकेशन होता है वो था जी। तो वापस हम गायनिक डॉक्टर के पास मिल रहे हैं बार बार। वो जो पेशाब की थैली बाहर आ रही है तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन करेंगे, कल पेप स्मीयर किया है उन्होंने, तो रिपोर्ट तो बाद में आएगा जी। तो ये अभी बच्चे सही रहेगा डॉक्टर? इंडोमेट्रोसिस का तकलीफ तो है, और कितना एज कितनी है आपकी वाइफ की शरद जी? वाइफ की एज 52 साल है मैम। 52 साल है। डॉक्टर अर्चना, क्या आप इनको एडवाइस करना चाहेंगी? जी, आपने बताया कि आपकी वाइफ का ऑपरेशन हो चुका है। जी, एक बार इन्होंने इंडोस्कोपी से कराया था, बट इंडोमेट्रोसिस का जो कॉम्प्लिकेशन आता है मैम, वो जो टिश्यूज थे वो यूरेथ्रा पे, यूरिन के नली पे और इंटेस्टाइन्स पे काफी चिपके हुए थे। तो उनको यूट्रस निकालने के लिए एडवाइस किया गया है क्या जी? यूट्रस जो है निकालने के लिए एडवाइस किया गया है? हाँ, अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि यूट्रस निकाल दिया जाए। कल ही उन्होंने एक्सपर्ट है पैसा साहब ने। देखिए, एंडोमेट्रोसिस से डायरेक्टली तो जो होता है संबंध नहीं है कैंसर सर्विक्स का। तो जैसे बाकी महिलाओं में स्क्रीनिंग आवश्यक है, उतना ही आपकी जो होता है पत्नी में भी स्क्रीनिंग आवश्यक है। बाकी एंडोमेट्रोसिस का जो खतरा है उसके लिए जो होता है, आप जिस भी विशेषज्ञ को संपर्क कर रहे हैं उनकी सलाह पे आप काम करें और उन्हीं से बात करें कि मतलब हम सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं। बल्कि ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर जैसे हिस्टेक्टमी होने वाली है, मतलब बच्चेदानी निकालने वाले हैं, तो उससे पहले एक बार सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग हो जाए कि जो होता है कोई भी प्री कैंसरस लीजन या फिर कोई और कैंसर का खतरा नहीं था, ये चीज़ देख ली जाए तो ये बेहतर होगा जी। और बच्चेदानी निकालने के लिए अगर डॉक्टर ने कहा है तो अगर आप चाहें तो एक सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं, वो भी आपके पास एक विकल्प है। तो विशेषज्ञ को दिखाकर, रिपोर्ट्स दिखाकर और उन्हीं से ये परामर्श लिया जा सकता है कि आगे किस तरफ जाना है, सही विकल्प कौन सा होगा। डॉक्टर नीलांचली, जब कोई भी अनयूजुअल साइंस या सिम्टम्स के साथ, लक्षणों के साथ आप जैसे विशेषज्ञों के पास पहुंचता है और ऐसा डाउट हो कि शायद सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना हो सकती है, कौन सी जांच से ये निर्धारित किया जाता है, डायग्नोसिस कैसे बनता है? जी, तो जब महिला किसी लक्षण के साथ आती है तो सबसे पहले हम उसका
पूरी जांच करते हैं, जिसमें हम उसको सर से लेकर के पैर तक पूरा टेस्ट करते हैं और उसका पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें कि हम एक स्पेकुलम द्वारा उसका सर्विक्स देखते हैं। अगर उसमें हमें कोई भी गड़बड़ एरिया दिख रहा है, अगर हमें उसमें कोई सस्पिशियस एरिया दिख रहा है, तो हम उसकी डायरेक्ट बायोप्सी प्लान करते हैं। ये बायोप्सी एक ओपीडी प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, जिसमें कि एक पंच बायोप्सी फॉरसेप्स से हम उसकी बायोप्सी लेते हैं और उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच कराते हैं और उस जांच के बेसिस पे हम निर्धारित करते हैं कि महिला को कैंसर है कि नहीं है। लेकिन अगर महिला किसी लक्षण के साथ आ रही है और हमें एग्जामिनेशन में नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमें सस्पेशन है, तो हम उसमें स्क्रीनिंग करते हैं और कॉल्पोस्कोपी करके एक टेस्ट होता है, जिसमें कि हम सर्विक्स को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। फिर उसमें कुछ गड़बड़ अगर होती है तो बायोप्सी लेते हैं। अल्टीमेटली हमें डायग्नोसिस बायोप्सी के हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के बेसिस पे ही बनाना पड़ता है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ पटना से पाकीज़ा है फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, पूछिए सवाल पाकीज़ा जी। मेरा सवाल है मैम कि मैंने अपनी 13 साल की बच्ची को ये वैक्सीन दिलवा रखा है और मुझे आगे इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है किस तरह से। और दूसरा है कि मुझे जो है लगातार वाइट डिस्चार्ज होते रहता है और बहुत असहनीय पेन मेरे बदन पे होता है, तो क्या इसके लिए मुझे आगे सतर्क रहने की जरूरत है? सर्वाइवर की आपकी एज कितनी है पाकीज़ा जी? कितनी एज है आपकी? मेरी एज 43 है मैम। 43। डॉक्टर सिंह क्या कहना चाहेंगी? 18 इयर्स की बेटी है, वैक्सीनेशन हो चुका है? 13 इयर्स की बेटी है जी, 13 इयर्स की बेटी है जी। तो अगर आपकी बेटी 13 वर्ष की है और आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया है, एचपीवी वैक्सीनेशन, तो अभी बच्ची के लिए कुछ भी और आगे करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती। शादी के 3 वर्ष के बाद वो अपना टेस्ट कराना शुरू कर सकती है, जो कि रूटीन है, हर महिला को कराना चाहिए, पैप स्मीयर या फिर एचपीवी टेस्ट के द्वारा। तो अभी इस बच्ची के लिए कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपना काम पूरी तरह से कर दिया है। जहाँ तक आपकी बात है, आपकी उम्र में आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है जो कि बहुत परसिस्टेंट है, स्पेशली अगर ये इसमें से बदबू आती है या फिर ये पस जैसा दिखता है या फिर किसी भी नॉर्मल जो डिस्चार्ज होता है उससे ज़्यादा है, तो आपको अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ज़रूर जाना चाहिए, अपना पेल्विक एग्जामिनेशन कराना चाहिए। और अगर आपकी कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हुआ है तो स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। इस तरीके से फिर आप कैंसर जैसे खतरों से बच सकती हैं। जी डॉक्टर अर्चना, आपने एक प्री कैंसर स्टेज की बात की ही थी। अगर मान लीजिए महिला को अनयूजुअल सिम्टम्स आ रहे हैं, सिर्फ एक वाइट लीजन या कुछ इस तरह के लक्षण है कि कैंसर हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले की अवस्था है, उस अवस्था में हमारे पास क्या विकल्प हैं? क्या उसके अंदर फॉलोअप्स की आवश्यकता होती है या कैसे डील किया जाता है ऐसे केसेस को? किरण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बहुत सारी महिलाएं इसलिए नहीं आती हैं कि कहीं कुछ निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो मतलब मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि प्री कैंसर स्टेज में पूरा इलाज संभव है और आपको कैंसर आगे नहीं बनने से रोका जा सकता है। अगर आपका कॉल्पोस्कोपी की जांच हुई है या फिर आपके जो होता है नॉर्मल पैप स्मीयर हुई है, उसके बाद कॉल्पोस्कोपी की जांच हुई है और उसमें सफ़ेद दाग दिखाई दे रहा है, तो हम 2 तरीके अपना सकते हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो बहुत ही रिमोट एरिया से आती हैं, वो कहती हैं हम एक बार आए हैं, हम दोबारा नहीं आ पाएंगे, अगर आपको सफ़ेद दाग दिख रहा है तो आप इसका तुरंत इलाज कर दें। तो ऐसे हालत में हमारे पास जो होता है 2 तरीके होते हैं, या तो हम पहले उसकी बायोप्सी ले लें, उसके बाद या तो हम उसको जो होता है थर्मल अब्लेशन कर सकते हैं उसका, या क्रायोथेरेपी द्वारा, यानी कि ठंडा करके उसको जो होता है इतना फ्रीज कर सकते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएं, या फिर गर्म करके जो होता है, सर्विक्स में कोई ऐसी पेन की सेंसेशन नहीं होती है तो कोई एनेस्थीसिया देने की भी आवश्यकता नहीं है। जिस बार आपको देखा गया है कॉल्पोस्कोपी से, उसी सिटिंग में वहीं पे लेटे लेटे आपका जो होता है इलाज हो तुरंत किया जा सकता है। लेकिन फॉलो अप ज़रूरी है, आपको 1 वर्ष के बाद एचपीवी टेस्टिंग करवा करके देखना पड़ेगा या फिर पैप स्मीयर करवा के देखना पड़ेगा कि इलाज पूरी तरीके से हो गया है। अगर जो होता है हायर ग्रेड लीजन निकलता है, ज़्यादा उसके जो होता है स्वीट स्कोर्स का ज़्यादा निकलता है, तो या फिर कोई लीजन है जो कि एंडोसर्विक्स के अंदर जा रहा है, या फिर हमें कोई खतरा लग रहा है, जो डॉक्टर देखने वाले हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ये लीजन अंदर जा रहा है, ये खतरनाक हो सकता है कि अंदर कैंसर के भी लक्षण हो,
तो हम जो होता है एक्सीजनल मैनेजमेंट करते हैं। इसमें लेड्स होता है और कोनाइजेशन होता है, दो तरह के होते हैं, जिसमें कि सर्विक्स का वो भाग जिसमें कि जो होता है कैंसर बनने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं, वो पूरी जो होता है काट करके निकाल दी जाती है और उसको पैथोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है ये देखने के लिए कि उसमें कोई कैंसर के लक्षण हैं या नहीं हैं। तो महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप स्क्रीनिंग कराते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आप प्री कैंसर स्टेज में ही जो होता है कैंसर को आगे बनने से ही रोक सकते हैं। तो इसीलिए स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप सभी महिलाओं को अपनी जो होता है स्क्रीनिंग जरूर करवानी चाहिए। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर अजय गोगिया, एक ईमेल है, रूपम जी का मेल है, वो ये पूछ रही हैं कि जिस तरह से कुछ कैंसर्स अग्रेसिव होते हैं, क्या कैंसर सर्विक्स भी बहुत जल्दी फैलता है? क्या हमारे पास कोई ऐसी रिसर्च है जिससे हम ये बता सकते हैं कि लगभग कितना समय लगता है कैंसर जो है सर्विक्स और आगे बाहर के जो अंग हैं, यूट्रस है, उसमें फैल जाए यानी मेटास्टेटिक हो जाए? क्या बताना चाहेंगे? तो मैम डिपेंड करता है कि जो सर्वाइकल कैंसर है कौन से टाइप का है। सपोज 80% यूजी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होते हैं, रेस्ट 15% एडिनो कार्सिनोमा होते हैं, रेस्ट क्लियर सेल और न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स भी होते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर क्लियर सेल है, न्यूरोक्राइन एंडोक्राइन है तो वो अग्रेसिव होते हैं, जल्दी फैल जाते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा यूजली HPV एसोसिएटेड होते हैं तो कम एग्रेसिव होते हैं। अगर HPV नेगेटिव होते हैं तो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं क्योंकि उनके साथ TP53 अदर म्यूटेशंस होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है वो HPV एसोसिएटेड है या एडिनो कार्सिनोमा है या अदर वेरिएंट ऑफ कैंसर है, चाहे क्लियर सेल कार्सिनोमा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। तो एग्रेसिवनेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द ट्यूमर एंड द एज ऑफ द पर्सन। सो डिपेंड्स करता है कि हिस्टोलॉजी कौन सी है। यूजली जो सर्वाइकल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो यूजली स्टेज 3 से स्टेज 4 में आने में लगभग 2.5 से 3 साल लेते हैं लगभग। एक और ईमेल है, रजत जी का ईमेल है, डॉक्टर नीलांजलि, वो ये पूछ रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर में परसेंटेज जो है वो HPV कारण बनता है कैंसर सर्विक्स होने का। क्या ये पुरुषों को भी प्रभावित कर सकता है? क्या पुरुषों में भी किसी प्रकार के कैंसर का लक्षण हो सकता है? और दूसरा सवाल है खुशी का, वो ये पूछ रही हैं कि मान लीजिए महिला में HPV के कारण कैंसर सर्विक्स हुआ, क्या ये उसके पार्टनर में फैल सकता है? क्या कहना चाहेंगे? जी, तो जहाँ तक पहला सवाल है कि पुरुष में भी हो सकता है ये HPV इन्फेक्शन, तो HPV इन्फेक्शन बिल्कुल हो सकता है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और हाई रिस्क HPV इन्फेक्शन पुरुष और महिलाओं दोनों में हो सकता है। पुरुषों में भी कई तरीके के कैंसर्स हो सकते हैं, जैसे कि पेनाइल कैंसर, जैसे कि एनल कैंसर यानी कि मल के द्वार का कैंसर, थ्रोट कैंसर और पूरा का पूरा ENT कैंसर जो होता है वो सब HPV डिपेंडेंट हो सकता है। तो कई तरीके के कैंसर हैं जो पुरुष में भी HPV डिपेंडेंट कैंसर्स हो सकते हैं। जो दूसरा सवाल पूछा आपने कि अगर फीमेल को है कैंसर तो फीमेल को, मेल को भी हो सकता है? तो ऐसा है कि कैंसर होना हर इंडिविजुअल की अपनी अलग एक बॉडी टाइप है, वो उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया, उसमें इम्यूनिटी कितनी थी, वो हाई रिस्क HPV इन्फेक्शन, क्योंकि क्या होता है कि हाई रिस्क HPV इन्फेक्शन भी मेजॉरिटी केसेस में अपने आप क्लियर हो जाता है। तो जिन इंडिविजुअल्स में वो परसिस्ट कर जाता है, परसिस्टेंट हाई रिस्क HPV इन्फेक्शन से कैंसर होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पार्टनर को भी अगर HPV इन्फेक्शन, हाई रिस्क HPV इन्फेक्शन हुआ तो वो कैंसर में तब्दील हो गया। शायद ये जानना चाह रहे थे कि क्या जो है कम्युनिकेट हो सकता है, यानी संक्रामक है, क्या कंटेजियस होता है? हाई रिस्क HPV बिल्कुल स्प्रेड हो सकता है, कैंसर स्प्रेड नहीं हो सकता है। जी डॉक्टर अर्चना, अगर एक बार ये निर्धारित हो जाता है कि कैंसर है, स्टेजिंग के आधार पर आप कैसे ये डिसाइड करते हैं कि सर्जरी के लिए जाना है, और सर्जरी में क्या क्या विकल्प रहते हैं फिर पेशेंट के पास? अगर एक बार कैंसर के बारे में मालूम पड़ जाता है तो हम उसकी और आगे जांचें कराते हैं। तो उसमें जो होता है हम पेशेंट का MRI कराते हैं, देखते हैं कि पेशेंट का स्टेजिंग क्या है और उसके लिए क्या क्या वो हैं। तो जैसे डॉक्टर गोगिया पहले ही बता चुके हैं कि स्टेज 1 में जो होता है बिल्कुल ही अगर शुरुआती है कि महिला चाहती है कि मेरे को प्रेगनेंसी भी चाहिए,
तो हम लोग जो होता है बिल्कुल ही शुरुआती वाले जो होता है स्टेज जो होता है 1A1 जो होता है उसमें हम जो होता है केवल कोनाइजेशन भी कर सकते हैं, बट साथ में हमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कहीं नोट्स तो नहीं पॉजिटिव हैं, कहीं कुछ और तो पॉजिटिव नहीं है, और उसको जो होता है अल्टीमेट ट्रीटमेंट के बारे में भी बताना होता है कि एक बार आप अपनी गर्भावस्था वगैरह सब कंप्लीट कर लें तो आगे आपको जो होता है पूरी सर्जरी करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद स्टेज 1 और 2A तक जो होता है हम देखते हैं, अगर छोटा कैंसर होता है 4 सेंटीमीटर से कम का कैंसर होता है तो हम जो होता है सर्जरी के लिए आगे जाते हैं। उसके आगे अगर हमारा होता है तो हम रेडियोथेरेपी के लिए पेशेंट को भेजते हैं। उसके 3 और 4 में कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का विकल्प हमारे पास रहता है, जैसे डॉक्टर गोगिया ने बताया। तो दोनों ही चीज़ें हैं जो वो करते हैं। तो रेडिएशन और सर्जरी दोनों ही इसके जो होता है विकल्प होते हैं और दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर सर्जरी नहीं हुई है तो जो होता है रेडिएशन कम इफेक्टिव होगा, ऐसा नहीं है। दोनों में ही उपचार के काफ़ी जो होता है संभावना रहती है। लेकिन बेहतर यह है कि जितनी जल्दी विशेषज्ञ के पास पहुंचेंगे, जो रिजल्ट या आउटकम है ट्रीटमेंट के वो भी बेहतर होंगे और जटिलताओं से भी आप बच सकते हैं। इसलिए नियमित रूप से जांच करवाते रहना बहुत आवश्यक है। चेन्नई से खुशबू हैं हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर। खुशबू जी पूछिए सवाल। मेरी उम्र 25 साल की है और मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। तो मेरे ना जो आप बता रहे हैं ये सारे लक्षण मिलते हैं, तो मुझे इसके लिए कौन सी जांच करानी चाहिए? 25 साल की आपकी उम्र है, इसके बारे में मुझे बताइए जरा। जी, जो हम लक्षणों की बात कर रहे हैं डॉक्टर सिंह, वो सभी लक्षण इनको लग रहा है कि इनमें है। क्या करें? 25 वर्ष की आयु है इनकी। जी, 25 वर्ष की आयु में आपको अगर ये लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो आपका एग्जामिनेशन करेंगी, वो आपकी स्पेकुलम जांच करेंगी और वो देखेंगी कि क्या कोई एबनॉर्मेलिटी है। देखिए, सबसे ज़्यादा चांस तो ये है कि जो ये लक्षण हैं ये आपको एक इन्फेक्शन की वजह से हैं और हो सकता है कि इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट से आप ठीक हो जाएं। लेकिन अगर प्री कैंसर या कैंसर जैसा कुछ भी होगा तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा और इसके बाद से इसका इलाज अगर सही समय पे कर लिया गया तो पूरा इलाज संभव है। जी, एक बार इलाज पूरा हो जाए डॉक्टर अजय गोगिया, उसके बाद फॉलोअप्स कितने आवश्यक हैं और रिकरेंस की संभावना कितनी हो सकती है? मैंने जैसे पहले भी बताया, रिकरेंस की संभावना स्टेज पे डिपेंड करती है। यूजली ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम 3 महीने में एग्जामिन करते हैं। हर 3 महीने में 2 साल तक एग्जामिन करते हैं, उसके बाद 6-6 महीने में एग्जामिन करते रहते हैं। तो यूजली 5 साल का फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब फॉलोअप और इन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका अभी जो ग्लोबल, हमारा WHO ग्लोबल ने जो 3 पिलर्स स्टैब्लिश किए हैं 90-70-90, उस पर फोकस करना चाहिए, जिसमें यह है 2030 तक सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेट करते हैं। एंड दिस 90-70-90 इज 90% जो महिलाएं हैं इन बिटवीन एज ऑफ 9 to 15 ईयर्स वो वैक्सीनेट हों। 70 का मतलब है कि 70% लोग स्क्रीन हो, जो स्क्रीनिंग गाइडलाइन है इन बिटवीन 30 to 65 और कुछ देशों में 25 भी है। एंड 90 इज ऑल द पेशेंट ऑफ प्री कैंसरस लीजन और कैंसरस इज ट्रीट हो। तो 90-70-90 को बहुत हमें इम्पोर्टेंस देनी है ताकि 2020-30 तक ये कैंसर एलिमिनेट हो जाए। जी, डॉक्टर अर्चना, बहुत एक सवाल है, दीपिका का सवाल है। वो ये पूछ रही हैं कि अगर किसी महिला की उम्र कम है, फर्स्ट स्टेज में कैंसर ट्रीट हो गया, कैंसर सर्विक्स, क्या उसके बाद गर्भधारण की संभावना हो सकती है? क्या महिला कंसीव कर सकती है? डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया है। अगर उनका कोनाइजेशन किया गया है एंड जो होता है तो फिर उनको सलाह दी गई होगी कि आपका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल एकदम ठीक है और आप जो होता है गर्भधारण कर सकती हैं। एंड जब आपका जो होता है ये प्रजनन वाला जो है ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो होता है कंप्लीट ट्रीटमेंट जो होता है उनको सलाह दी जाती है। तो गर्भधारण की संभावना है, लेकिन बिल्कुल ही शुरुआती वाले कैंसर के लिए जो होता है ये एप्लीकेबल है, बाद के स्टेजेस के लिए नहीं। एक और कॉलर हमारे साथ उज्जैन से रविंद्र जी फोन लाइन पर। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। रविंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम जी, मेरी पत्नी को 2 साल से कैंसर, 2 साल पहले कैंसर हुआ था जी, सारा इलाज हो गया। अभी वर्तमान में 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को 12,500 रुपए महीने की चल रही है। तो क्या वो सही ठाक इलाज हो रहा है? 2 महीने में हम खून की जांच कराने जाते हैं वहाँ पे और
वो बोल रहे हैं सब सही है। अभी 2 साल हो गए, वो रनिंग इलाज चल रही है। जी, कैंसर सर्विक्स के लिए ही उनका इलाज किया गया है, क्या सर्जरी हुई है? ये गर्भाशय वाला कैंसर था। जी, गर्भाशय वाला कैंसर था। डॉक्टर सिंह, क्या कहना चाहेंगी आप, क्या एडवाइस करेंगी? जी, अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है आपकी वाइफ का और वो कांस्टेंट फॉलोअप में है और वो सेंटर एक कैंसर सेंटर है जहाँ पे कैंसर का इलाज सही सटीक तरीके से होता है, तो आप सही कर रहे हैं। बीवी का आपके इलाज मेरे हिसाब से ठीक चल रहा है, फॉलोअप में भी रखा हुआ है आपने, तो मेरे हिसाब से जितनी जानकारी आपने दी है उसके हिसाब से आपका फॉलोअप ठीक है और आशा करती हूँ सब ठीक रहेगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास, तो मुझे ये नहीं पता कि किस तरीके से और कितना इलाज क्या सही चल रहा है। तो आप अपने रिपोर्ट से एक डॉक्टर को दिखाकर सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। और हाँ, जो आपने कहा कि दवाएं चल रही हैं, तो विशेषज्ञ जब तक ना कहें दवाओं को बंद मत कीजिए, क्योंकि दवाएं नियमित रूप से लेते रहना आवश्यक है, जिससे आगे भी कोई जटिलता उन्हें ना हो। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं कैंसर सर्विक्स के बड़े खतरे के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। सर्वाइकल कैंसर के विषय में हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर नीलांचली सिंह, डॉक्टर अर्चना मिश्रा, डॉक्टर अजय गोगिया। कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर नीलांचली सिंह आपसे कि क्या सर्वाइकल कैंसर हेरिडिटरी होता है, यानी वंशानुगत है, फैमिलीज में रन करता है? ये हेरिडिटरी कैंसर नहीं है, लेकिन अगर किसी के परिवार में सर्वाइकल कैंसर है तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। डॉक्टर अर्चना, इनमें से किससे सर्वाइकल कैंसर का खतरा हो सकता है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के प्रयोग से, अधिक प्रयोग से, एचपीवी से, या मल्टीपल प्रेगनेंसीज होने से? मल्टीपल प्रेगनेंसी से ज़रूर होता है। मल्टीपल पार्टनर से उससे ज़्यादा खतरा है, या आपके पार्टनर के मल्टीपल पार्टनर रहे हों उनका खतरा है, या फिर जो होता है सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ही कम एज पे स्टार्ट कर दी गई हो उससे खतरा है। ओसीपी से मतलब है एडेनोकार्सिनोमा का थोड़ा बहुत खतरा बढ़ता है, स्मोकिंग से ज़्यादा बढ़ता है। और पारिवारिक तो डॉक्टर नीलांचली सिंह ने बता ही दिया कि बहुत ही कम एसोसिएशन है। डॉक्टर गोगिया, क्या सर्वाइकल कैंसर में बायोप्सी करने से ये कैंसर फैल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर सिंह, क्या एचपीवी पॉजिटिव होने का मतलब है कि उस महिला को
कैंसर सर्विक्स हो जाएगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मोस्टली केसेस में एचपीवी क्लियर हो जाता है। जी, संदेश के तौर पे क्या कहना चाहेंगी एक वाक्य में डॉक्टर अर्चना? मैं स्क्रीनिंग पे बहुत जोर देती हूँ और जितनी भी महिलाएं हैं जो 25 वर्ष से ऊपर की आयु की हैं उन्हें पैप्समियर या फिर एलवीसी से, और 30 वर्ष की अगर आयु से ऊपर हैं तो वो एचपीवी टेस्टिंग के द्वारा जो होता है अपना हर 5 वर्ष में आवश्यक तौर पे जो होता है स्क्रीनिंग करवाएं। जी, बहुत सी महिलाएं हैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी? अगर फिर भी स्क्रीनिंग करना चाहती हैं, कोई तरीका है डॉक्टर सिंह? अगर स्क्रीनिंग कराना चाहती हैं, आपका क्वेश्चन? टेस्टिंग करनी है पर डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाती हैं, कोई और ऐसा तरीका? तो ये सेल्फ सैम्पलिंग से ये एचपीवी टेस्टिंग कर सकती हैं। सेल्फ सैम्पलिंग में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपना सैंपल खुद ले सकती हैं और फिर उसको लैब में भेज करके टेस्ट कराया जा सकता है। ये एक नया तरीका है जो WHO ने इसको पूरी तरीके से एंडोर्स किया है। जी, डॉक्टर अजय गोगिया क्या कहना चाहेंगे? खतरा बड़ा है, कैसे अपनी उससे सुरक्षा की जा सकती है? डेफिनेटली ओनली 3 पिलर्स जैसे मैंने पहले बताया था। तो प्राइमरी प्रिवेंशन करना है बाय द वैक्सीनेशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन करना है बाय द स्क्रीनिंग, एंड दैट्स इट। ये 2 में, और डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है HIV पॉजिटिव पेशेंट को 3 शेड्यूल लेने हैं, 2 शेड्यूल नहीं लेने हैं। और मेल्स में जो 9 to 14 है, इवन मेल्स में भी वैक्सीनेशन ज़रूर करना है। US में तो ये अडॉप्ट हो गया एज ए स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इंडिया में ये शायद आगे डेवलप हो जाएगा। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर अजय गोगिया, डॉक्टर अर्चना मिश्रा, डॉक्टर नीलांजलि सिंह। आप तीनों ही विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है और हमें ये भी बताया है कि वो छोटे छोटे लक्षण जो हमें लगता है मायने नहीं रखते, वो कैंसर सर्विक्स का संकेत हो सकते हैं। इसलिए लापरवाही नहीं करनी है जो महिलाएं अक्सर करती हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, जिससे उन्हें फिर ये ना कहना पड़े कि खुद ही भीड़ के साथ चलते रहे हम, पर खुद अपनी ही खबर से बेखबर रहे। तो अपने स्वास्थ्य की खबर रखिए, यानी उसको लेकर सतर्क रहिए। समय समय पर आपको जांच भी करवानी है और जो युवतियां या जो किशोरियां 9 से 15 वर्ष की आयु के बीच है उनको अवश्य ही HPV का वैक्सीनेशन करवाना है। कोई ऐसे लक्षण हो तो विशेषज्ञ के पास जाइए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल यानी स्वस्थ जीवन शैली का पालन कीजिए। कैंसर सर्विक्स के विषय में जानकारी और जागरूकता आपको इस बड़े खतरे से सुरक्षित कर सकती है। बस आपको इतना करना है कि अपनी सोच बदलनी है और वो छोटे छोटे कदम बढ़ाने हैं जो आपको लेकर जाएंगे आपके स्वास्थ्य की ओर। टोटल हेल्थ के आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।